देखिए मित्रों, खेलो इंडिया का कार्यक्रम हमें मेज़बानी करने के लिए मिला है। सबसे पहले तो मैं इसमें भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, इनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा को ये मेज़बानी का अवसर मिला है। ये ठीक है कि कोविड के कारण से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लगातार तीसरी बार हम अपनी तिथियां तय करते हैं, फिर उसको रद्द करते हैं, क्योंकि कोविड के कारण से जैसे देश और दुनिया में चीज़ें ठहर सी गई थी। लेकिन अब संतोष है कि ये जो भले ही अब थोड़ा चौथी लहर की थोड़ी बहुत बातचीत है, लेकिन उसका कोई इतना भयंकर परिणाम नहीं है कि जिसके कारण से हम इन खेलों को रोकेंगे। विधिवत अब ये खेल 4 जून से प्रारंभ होकर यहीं पंचकुला में एक प्रकार का ये सारा आयोजन होगा, जो देवीलाल खेल परिसर में। और कितने जून तक है ये? 13 जून तक, 4 जून से 13 जून तक लगातार ये 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी विधिवत रूप से थी। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग रस्तोगी जी इसमें उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश की सारी टीम, प्रदेश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, सांसद हमारे रतन कटारिया जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर साहब, इन सब की उपस्थिति में आज ये जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी की हैं। उसमें हमने मस्कट का जो है वो लॉन्च किया है, और एक थीम सॉन्ग है उसको भी एक प्रकार से लॉन्च किया है। और विधिवत तैयारी के नाते से जितने भी हमारे खेल प्रेमी लोग थे उनको सबको बताया गया है, और एक प्रकार का विधिवत लॉन्च आज इसका हुआ है। और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिनों में अगर मैं कहूँ तो 28 दिन 5 घंटे, घंटों में कहूँ तो 677 घंटे ये बाकी हैं। और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो एक उमंग, उत्साह और एक एंग्जाइटी ये भी होती है कि जल्दी गेम शुरू होंगे। हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। देखिए, इसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें टेंडरिंग कर दी गई है, एजेंसीज़ को हायर कर लिया गया है, जिन्होंने आगे होटल्स हैं, ठहरने की व्यवस्था, फिर उनके कैटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब व्यवस्थाएँ हमने ऑलरेडी इसका एक इंतज़ाम कर लिया है। अब सब एजेंसीज़, वो सरकारी सब अधिकारी कर्मचारी जो होंगे उनकी देखरेख भी रहेगी, उनको भी नोडल अधिकारी बनाया जाएगा ताकि कहीं कोई कमी ना आए, और उनके तालमेल के साथ सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट होंगी। और इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, साई के लोग सब मिलजुल करके खर्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है 100 करोड़ रुपये से ऊपर इसका कुल खर्च, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे उनके व्यवस्थाओं का है, सब मिला करके ये सब हो जाएगा। धन्यवाद। लोगो और मैस्कट लॉन्च जो किया गया है, और मैस्कट जहां जय और विजय के साथ साथ धाकड़ हरियाणा के यूथ गेम्स के लिए लॉन्च किया गया है। मैं तो ये कहूँगा, देश में अगर सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में किसी राज्य ने जीतने का काम किया है तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का है। यहाँ के हर जिला में आप देखेंगे कि खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, बड़ी संख्या में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और उस राज्य में आयोजन होना जा रहा है जिसने देश का मान सम्मान खेलों में बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस आयोजन में जब 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी देश भर के आएंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलेंगी, रहने की, भोजन की, खेलने की, और साथ ही साथ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, जिससे पहले के जो एडिशंस में खिलाड़ी खेले उनमें से बहुत सारे लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, ओलंपिक्स में भी खेले हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, चाहे यूनिवर्सिटी गेम्स हो या यूथ गेम्स हो, उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, और अलग अलग फेडरेशंस को अच्छे खिलाड़ियों को चुनकर तराश कर आगे बढ़ाने का। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम दूसरी हो गई, इन दोनों से बहुत लाभ मिला है। 140 करोड़ रुपये के लगभग हम युवा एथलीट्स के ऊपर खेलो इंडिया के अंतर्गत खर्च करते हैं, जिनसे उनके परिवारों के ऊपर भी बोझ कम पड़ता है और उनको भी खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में सैकड़ों खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है आगे बढ़ने की, खेलने की। और इसके अलावा 2300 के लगभग ऐसे एथलीट्स हैं जिनको 6 लाख रुपये प्रति वर्ष हम लोग देते हैं खेलों में अपने प्रशिक्षण के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक तरह से वजीफे के रूप में उनको दिया जाता है। सर, जब पुलिस ही कानून तोड़ने पर आ जाए और चुनी हुई सरकार जनता की सेवा करने की बजाय समाज में नई चुनौतियां खड़ी कर दे,
जो पटियाला में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे पहले की भी कुछ घटनाओं को अगर आप देखोगे तो एक देखने में नज़र आता है कि पंजाब में सरकार पंजाब से नहीं चल रही, कहीं और से उसके रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। और पंजाब जैसा राज्य कभी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करता है। पंजाब के लोग स्वाभिमानी हैं, पंजाब के लोग भाईचारे में विश्वास करते हैं, और जो लोग इस भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनको पंजाब के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो सत्ता में ही क्यों ना हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जागिए, आपको मौका दिया है पंजाब की सेवा करने का, लेकिन अगर सोए रहेंगे और पंजाब की सरकार कहीं और से चलेगी तो पंजाब के लोग इसको सहन नहीं करेंगे। भाग्यपूर्ण है जो पंजाब पुलिस ने किया है, किसी दूसरे राज्य में जाकर कानून की धज्जियां उड़ाना। कानून तो बनाए रखने के लिए पुलिस को रखा जाता है, ना कि किसी के बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित करना। और किसी भी सिख युवा हो या बुजुर्ग हो, उनको पगड़ी भी ना पहने देना, आम नागरिक को चप्पल भी ना पहने देना और घसीटते हुए लेकर जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि मानसिकता पंजाब पुलिस की क्या थी। ये पुलिस से ज़्यादा पंजाब में उस सत्ताधारी दल की मानसिकता है जो उनकी अराजकता को दर्शाती है। अगर इसी तरह से शुरुआत एक नई सरकार कर रही है तो पंजाब किस दिशा में जा सकता है, ये आप आज ही देख सकते हो।